क्लास फर्स्ट क्लास ऐसी ओरिएंटेशन क्लास भी है तुम्हारा, ठीक है। इस 12th क्लास का सिलेबस में हम लोग को कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद जिस तरह से हमारा सिलेबस आगे की तरफ बढ़ेगा वो सब चीज़ें पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास 12th में अगर देखें पूरे फिजिक्स को हम लोग ऐसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या फिर अदर बुक्स के अकॉर्डिंग दोनों क्लासिफिकेशन में दिखाऊंगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एनटीए में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, इसलिए सिलेबस का जो ऑर्डर है वो एनसीईआरटी का क्या है और एससी वर्मा का क्या है या तुम्हारे अदर बुक का क्या हो वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पढ़ना है हमें इसमें, अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें क्लास 12th के फिजिक्स को, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखते जाना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, ये 3 पार्ट में पढ़ना है। ये 3 पार्ट में पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सा? ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर फर्दर अगर हम लोग क्लासिफाई करें, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर तो बहुत सारे चैप्टर्स, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं वर्टिकल लिख देता हूँ इसे, क्योंकि पूरा अरेंज नहीं कर पाएंगे यहाँ, ठीक है। इसके अंदर टोटल देखिए अगर तो 7 चैप्टर्स, ठीक है, 8 चैप्टर्स अगर ईएम बेस को भी ले लेंगे। पहला वाला जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी का ऑर्डर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, नोट करते जाओ, इसको हटाओ। नोट करते जाओ। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, यहाँ तक हुआ। और उसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी है। और उसके बाद है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद है AC, और लास्ट है EMW, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फुल फॉर्म लिखना होगा, ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, ठीक है। ऑप्टिक्स के अंदर अगर हम लोग जाएं तो इसमें 2 चैप्टर में मिलेंगे, एक है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स
और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का अगर देखें तो इसमें है पहला वाला चैप्टर डुअल नेचर एंड रेडिएशन। दूसरा अगर देखेंगे तो यह है एटम्स, न्यूक्लियाई, और उसके बाद सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। ये पूरा फिजिक्स। ठीक है, कौन कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कितने चैप्टर्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद रे ऑप्टिक्स के, ये ऑप्टिक्स के अंदर 2 आ जाएगा, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। एक में हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, एक रे ऑप्टिक्स को, क्योंकि इसमें सब ज्योमेट्री बेस्ड कैलकुलेशन है। दूसरा वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट के वेव नेचर पे स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाएगा मॉडर्न फिजिक्स, 1900 के बाद का फिजिक्स, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स नाम है। ठीक है, इसके अंदर आएगा डुअल नेचर, रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर और डिवाइसेस। ठीक है, यानी कि 4 चैप्टर। अब इस यहाँ पे पहला वाला 2 जो चैप्टर है, इसी के अंदर डिफरेंट ऑथर ने अपने अपने ढंग से इसको अरेंज किया है। ठीक है, जैसे एस सी वर्मा में अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक साथ ही। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पार्ट है गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो गॉस लॉ को उन्होंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, सबके पास सी वर्मा है या नहीं? नहीं, इससे भी लाना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ का टेक्स्ट बुक है, देखो उसका लेकर के आए, मालूम। ठीक है, इससे भी लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ लाइब्रेरी में है, होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ऐसे भी लेकर के आना पड़ेगा। एस सी वर्मा में अगर हम लोग देखेंगे तो एस सी वर्मा में पहला जो चैप्टर है उसमें टिल पोटेंशियल, गॉस लॉ को उन्होंने सेपरेट कर दिया, इंपॉर्टेंस को देखते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंपॉर्टेंस को देखते हुए गॉस लॉ को सेपरेट ही कर दिया है। तो उसके बाद एनसीईआरटी के अंदर इसी में कैपेसिटर वाला भी चैप्टर, कैपेसिटर्स। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जितना भी एन का मैथ है वो, या फिर ये एस सी वर्मा का बुक हो, एस सी वर्मा में कैपेसिटर को अलग से चैप्टर में रखा गया है, एन के मैथ को भी अलग ही रखते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर्स, इसलिए कैपेसिटर को सेपरेट करके हम लोग ये डिटेल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, हम लोग इसको डिटेल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एक साथ होगा, करंट वाला चैप्टर एक साथ होगा, ये पूरा एक ही है चैप्टर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये मैग्नेट के अंदर आ गया। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, ये सब अलग अलग मतलब पोर्शन है। एससी वर्मा के अंदर जाएंगे तो फर्दर इसका डिवीजन हुआ। ठीक है, किसका? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को उन्होंने 2 पार्ट में लिखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एससी भी हम लोग चलेंगे। तो पहला वाला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकर के पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पोटेंशियल, दोनों ही। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरा टॉर्क। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब इसी के अंदर। ठीक है, पहले वाला चैप्टर नंबर 1 उतने टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो दूसरा वाला जो चैप्टर है वो है गॉस लॉ। ठीक है, तीसरा वाला जो चैप्टर है, अच्छा गॉस लॉ में क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कैलकुलेशन होना है। गॉस लॉ के बाद हम लोग थर्ड वाला चैप्टर में आएंगे। थर्ड वाला चैप्टर है कैपेसिटर, एससी वर्मा, और फोर्थ वाला चैप्टर है करंट। करंट
फोर्थ वाला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये फोर्थ वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, एससीबी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये अलग अलग चैप्टर्स, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये दोनों चैप्टर मिला करके वो वहाँ का एक चैप्टर है, एनसीईआरटी का। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो लिखा है, इसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट को भी रखा और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को भी रखा। ऐसे में चैप्टर के लेंथ को देखते हुए या जो क्वेश्चंस आते हैं, अलग इंपोर्टेंसेस के बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई में आ चुके हैं, ठीक है। इसको इन दोनों को उन्होंने सेपरेट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद ये जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एस सी वर्मा ने उसको दो पार्ट में लिखा है, दो चैप्टर में लिखा है, ठीक है। मैग्नेटिज्म और मैटर में एक तो है अर्थ मैग्नेटिज्म, और एक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऐसे करके लिखा है, ठीक है। ये दोनों चैप्टर एक साथ हैं, जिसको एनसीईआरटी के अंदर इसको किसमें लिखा गया है, मैग्नेटिज्म और मैटर वाले सेक्शन लिखा है, ठीक है। अभी जस्ट इंट्रोड्यूस किया है कि हम लोग का जो 12th क्लास का फिजिक्स है वो कैसे चलेगा। तो फिजिक्स को हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया तीन पार्ट में, तीन सेक्शन में। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर सबसे बड़ा पार्ट यही है, पूरा बोर्ड कौन सा तुम्हारा है, सीबीएस, ठीक है। तो एनसीईआरटी का पूरा फर्स्ट वाला जो वॉल्यूम है पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 का फिजिक्स ये, जिसके अंदर 8 चैप्टर्स हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर तक ये दूसरा चैप्टर है, करंट उनका दूसरा चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये इनका मैग्नेटिक वाला चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई लिखा है, एसी अल्टरनेटिंग करंट, और ये ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 8 चैप्टर्स है इधर। सेकेंड बुक में अगर हम जाएं तो ये वे ऑप्टिक्स मिलेगा, पहले सेकेंड वाला चैप्टर मिलेगा वे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो उसका थर्ड पोर्शन है वो मॉडर्न फिजिक्स, सेकेंड बुक का ही जो दूसरा पार्ट है, यानी कि डुअल नेचर, रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियर, पूरा केमिस्ट्री वाला सेक्शन, ठीक है। एक ये तुम्हारा अलग से है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। लेकिन अब ये सोचो कि केमिस्ट्री में तो पढ़ा था ये एटम्स, न्यूक्लियर पढ़ा था ना, फिर यहाँ पे क्यों, यहाँ पे फिजिक्स में क्यों, केमिस्ट्री में तो क्लास 11th में था, फिर यहाँ पे वापस क्यों आ गए ये चैप्टर, कभी सोचा है यहाँ पे कोई क्या पढ़ना होगा, कुछ अलग है वहां से या फिर वही चीज है, अलग ही होगा, नहीं अलग नहीं, इसे फिजिक्स पढ़ना है। चलो आते हैं इसके ऊपर, क्योंकि क्लास है तो सबके ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का टेक्स्ट बुक एस सी वर्मा है, ठीक है। तो एस सी वर्मा होना चाहिए सबके पास, ठीक है। उसका सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होगा। तुम्हारा है आपको किसका है, में तुम ज्यादा नहीं, ऐसा कोई और कोई क्लासेस नहीं है, ठीक है। अगर होगा तो उसका मैथ भी डिस्कशन होगा इधर, ठीक है। जैसे डाउट्स ग्रुप में अगर कोई क्वेश्चन लेकर क्या हो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हाँ, तो ये हम लोगों ने एससी वर्मा के अकॉर्डिंग किया है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब पहले वाले चैप्टर में। गॉस लॉ, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है, इसलिए गॉस लॉ को सेपरेट चैप्टर बना करके दे दिया, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन आते भी हैं, ये समय क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद कैपेसिटर, ठीक है, जैसा मैंने बताया एनसीईआरटी के अंदर ये सेकंड वाले चैप्टर में है, पोटेंशियल वाले चैप्टर में है, लेकिन कैपेसिटर अपने आप में बड़ा सा चैप्टर, ठीक है। तो इसको भी उन्होंने सेपरेट कर दिया है। सारे चाहे वो आकाश के मैथ हो, आकाश में या फिर फिजिक्स के मैथ में, सबको अलग करके लिखते हैं कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सब में अलग ही रहेगा। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये दो सेपरेट चैप्टर कर दिया इन्होंने, वर्मा ने कर दिया। ये बाकी एनसीईआरटी के अंदर एक ही चैप्टर, यहाँ भी एनसीईआरटी के अंदर एक ही चैप्टर है, एससी वर्मा के अंदर ये दो अलग अलग सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद इंडक्शन से सेम है, ईएमआई से सेम है, इसमें भी एक चैप्टर है, एनसीईआरटी के अंदर भी एक चैप्टर है, एसी भी सेम है, और ईएमडब्ल्यू भी सेम, सब में एक चैप्टर, ठीक है। तो एससीबी के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे चलेंगे। एससी वर्मा है घर में नहीं, इससे पहले किससे बनाते थे, कौन सा बुक से,
कॉमन इसके बारे में लेना पड़ेगा। ठीक है, नहीं होगा तब तक कि मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा।
ये हो गया, कर दिया, लिख लिया ना इसको, आगे बढ़े। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन तुम्हें क्या दिख रहा होगा, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन, दिख रहा है ना। ऐसे वालों का खास बात क्या है, जिस बुक फॉलो करते हैं एक बार देख लेते हैं मैं किस तरह से आगे। सबसे इस चैप्टर के ही लास्ट में ये सामने सामने जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिख रहा है, इधर इधर नहीं, इधर जहाँ पे हाथ रखे वहां पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ, दिख रहा है ना, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। ठीक है, तो पहले वाले चैप्टर से ये रिलेट करेंगे इस चीज को, ये कैसे चलेंगे। पहले तुम्हें पढ़ाया था क्या, यूनिट डायमेंशन क्लास 11 में। ठीक है, क्लास 11 में तुम्हें यूनिट डायमेंशन पढ़ाया था, पहला क्वेश्चन उन्होंने यूनिट डायमेंशन से रिलेट करके दिया है, इलेक्ट्रोस्टैट का चैप्टर, लेकिन वो रिलेट करा है कि डायमेंशन। फिर उसके बाद तुम आगे की तरफ बढ़ोगे तो मिलेगा ये फोर्स मिलेगा। ठीक है, फोर्स काइनेटिक्स का, इवन काइनेटिक्स का भी एप्लीकेशन होगा इधर में, कि फोर्स है तो फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन अगर हमने निकाल लिया तो ऑब्जेक्ट क्या पार्टिकल कितना ट्रेवल करेगा पर्टिकुलर सेकंड में, तो काइनेटिक्स बेस के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद फोर्स वाला चीज तो आएगा ही, जैसा भी हमने देखा न्यूटन्स लॉ तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद न्यूटन्स लॉ आने आए, उसके बाद क्या पढ़ा था तुम लोगों ने बताओ, सर्कुलर मोशन, यूसीएम, यूसीएम को भी ये इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो जो मल्टी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, कैसे होगा यूसीएम का क्वेश्चन देख लेना, तुम लोगों ने पढ़ा भी है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकाला था, अरे केमिस्ट्री निकाला होगा इलेक्ट्रॉन का स्पीड। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग इसमें, इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को mv स्क्वायर बाय आर के साथ इक्वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम v को कैलकुलेट करते हैं, ये mv स्क्वायर बाय आर क्या है, सेंटीपिटल फोर्स, सही कहा, सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स के साथ एक खास बात है, हालांकि यहाँ पे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ लगता है, लेकिन सेंटीपिटल फोर्स के साथ एक खास बात है कि सेंटीपिटल फोर्स अकेले कभी नहीं आता है, वो जब भी आएगा तो किसी दूसरे फोर्स की वजह से आता है। जैसे मान लो कि किसी स्टोन को मैंने टाइट करके ऐसे घुमाना शुरू कर दिया स्लो मोशन, एंगेज कर रहा है यार, वहां पे भी वो उस वहां पे जो एंगेज कर रहा है उसको हम किसके साथ इक्वेट करेंगे, टेंशन के साथ। यहाँ पे प्लेनेट है, प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व है, सन है, सन के चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर सर्कुलर, तो क्या करेंगे, क्या करते हैं इसमें हम लोग, स्पीड कैसे निकालते हैं, ऑर्बिटल स्पीड कैसे निकालते हैं, mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू gmm बाय आर स्क्वायर, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको इक्वेट कर देते हैं किसके साथ, mv स्क्वायर बाय आर के साथ। तो देखना कभी भी जहां भी सर्कुलर मोशन हो और ये चीज आ रहा हो, सर्कुलर मोशन आएगा तो ये आएगा ही आएगा, एटलीस्ट सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन तो होता ही ऑब्जेक्ट के पास, लेकिन सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन तो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। हमने बाहर की तरफ क्यों दिखाया है, बाहर की तरफ क्यों दिखाया है, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, हमने बाहर की तरफ दिखाया है, क्यों, क्यों है किसी की बात समझ सकते, तो तुम्हें लग रहा है कि ठीक है एडजस्ट में दिखा दें, लेकिन जब पूछा जा रहा है कि क्यों लगाते हैं ऐसा, तुम्हें पता नहीं, क्वेश्चन तुम्हें प्राइमरी बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अगर क्वेश्चन क्यों लगा मेरे पास, नहीं प्लस और माइनस डिटेल नहीं करते, प्लस और माइनस को अट्रैक्ट करते हैं ये तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों लगा मैंने बाहर, तो यहाँ पे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रुप में आता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल कोई फोर्स नहीं, हमने अपने मन से बना दिया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि जब कोई एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा तो उसको उसमें न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए लगा नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते, स्यूडो फोर्स हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं लगा सकते, अब देखना समझना इस चीज को। ये कोई ऐसा पेंडुलम है, जब ये गाड़ी चलना शुरू कर दिया तो ये पेंडुलम ऐसे आके रुका है, ऐसे ऐसे रह रहा है, ये चल रहा है, ये एक्सीलरेटेड। ठीक है, अब ये बताओ दो ऑब्जर्वर में रख रहा हूँ, ठीक है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे रख रहा हूँ जो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और एक ऑब्जर्वर मैंने यहाँ जो एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मैं इसका नाम दे रहा हूँ ऑब्जर्वर ए, ये ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर ए से अगर मैं पूछूं कि बताओ इसके ऊपर कैसा दिख रहा है, सिचुएशन कैसा है, थ्री वे डायग्राम बनाओ, तो कैसे बनाएगा, टेंशन है, स्ट्रिंग को देखकर के टेंशन लगाना होता है, कैसे लगाते हैं टेंशन, तो स्ट्रिंग के लॉ इधर की तरफ, तो पुल करने का जो डायरेक्शन, किसी चीज को अगर बांध दिया तो पुल कैसे करोगे, ऐसे करोगे ना, कि ऐसे करोगे, ऐसे, तो इधर की तरफ टेंशन लगाने का। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटी का फोर्स नीचे, और कोई है क्या फोर्स, और कोई फोर्स है यहाँ, कोई फोर्स है नहीं,
तो अगर पहले की तरह हमने इसको ऐसे दिखाया टेंशन T, ठीक है, नीचे mg दिखा दिया, और इसको अगर हमने रिजॉल्व किया इस तरह से, फ्री बॉडी डायग्राम दिखाने के बाद अगर कोई दूसरे एक्सेस के अलावा अगर नहीं हो तो उसको रिजॉल्व करना पड़ता है, तो हमने इसको T रिजॉल्व करना, T cos थीटा T sin थीटा। अब बताओ ये पर्सन क्या कहेगा, ये कहेगा कि T sin थीटा एक ही फोर्स लग रहा है, किसके अलावा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब ये कार एक्सीलरेटेड है या नहीं, है ना, है, तो इस बॉल का एक्सीलरेशन तो वही है, तो वो कहेगा कि T sin थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखो, ठीक है, लिखेंगे ये नेट फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और T cos थीटा इसके डायरेक्शन में कोई मोशन है क्या, कार तो ऐसे जा रहा है, इसके डायरेक्शन में मोशन है क्या, नहीं, तो T cos थीटा माइनस mg इक्वल टू 0 लिखेंगे, हाँ या नहीं, ठीक है, तो ये उसने इक्वेशन क्या बनाया, T sin थीटा इक्वल टू ma और T cos थीटा इक्वल टू mg, ठीक है, न्यूटन लॉ लगा देने, कोई दिक्कत नहीं था, इनर्शियल फ्रेम था, लगा दिया। दिक्कत इसके साथ, अगर तुमने इससे पूछा कि बताओ न्यूटन लॉ, मतलब यहाँ पे लगाओ इक्वेशन लगाओ, ये क्या लिखेगा, ये इसको ऐसे देखेगा, ऐसे टिल्टेड, ठीक, तो यानी कि ये भी टेंशन को ऐसे ही लगाने वाला, ठीक है, रिजॉल्व कर देते हैं, T cos थीटा और इधर में T sin, नीचे में mg, ठीक है, चलो ठीक है, T cos थीटा माइनस mg इक्वल टू 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रेस्ट में दिख रहा है, दिक्कत इसको तब होगा जब हम T sin थीटा यहाँ पे हमने लगा रखा है, लेकिन तुम खुद सोच के देखो, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये कार तो मूविंग था, इसके रिस्पेक्ट में ये मूविंग है क्या, नहीं, तो ये तो कहेगा कि भाई ये रेस्ट में है, तो अगर T sin थीटा को इसने 0 कर दिया, m into a को 0 कर दिया, ये बिल्कुल अलग ही। अब सोच के देखो, इसी खुद की लिखी हुई इक्वेशन कॉन्ट्रडिक्शन है, कैसे, T sin थीटा इक्वल टू 0, टेंशन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कह रहा है कि टेंशन mg बाई cos थीटा है कि नहीं, इसके खुद के लिखे हुए इक्वेशन में कॉन्ट्रडिक्शन, तो गड़बड़ यहाँ पे कि नॉन इनर्शियल, यानी कि कोई ऑब्जर्वर अगर एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डायरेक्ट हम न्यूटन लॉ नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्यूडो फोर्स, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, एक स्यूडो फोर्स लगा के और फिर तब हम अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन लॉ। तो स्यूडो फोर्स कैसे लगाएंगे, अगर इसने जो कि एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसने अगर स्यूडो फोर्स लगाया, तो स्यूडो फोर्स का सीधा कॉन्सेप्ट है जिधर तक ये उसके उल्टा डायरेक्शन में लगा देना, m into a, लगा दिया। अब बताओ, अब ध्यान से इसके लिए इक्वेशन लिखो, पहला वाला तो कोई दिक्कत नहीं था, दूसरा वाला इक्वेशन लिखो, अब क्या लिखेगा वो, T sin थीटा माइनस ma इक्वल टू 0, अब कोई दिक्कत नहीं, देखो दोनों इक्वेशन सेम हो गए, इसने जो लिखा और इसने जो लिखा दोनों सेम है, ठीक है, तो इसलिए जब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे, जब एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएगा, तब तुम्हें स्यूडो फोर्स का कांसेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा क्या यही अगर चार्ज पार्टिकल होगा अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देंगे, इस तरह से क्वेश्चंस को वेरी कराएंगे, ठीक है, तो ये हमने देखा कि सर्कुलर मोशन को कैसे वो रिलेट कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा ऐसा कहा जाए, हाँ बना सकते हैं, मतलब बहुत भयंकर, अगर तुम सेंगेज जैसा करने के लिए जाओगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें मैकेनिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट WP तक का पता होना चाहिए, हालांकि अगर तुम लोगों को नहीं मालूम हो तो मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, रुकूंगा वहाँ पे, वो पीछे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने का नहीं, लेकिन इतना रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर का, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के लिए मतलब क्या क्या चीज पहले से हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तो यूसीएल को उन्होंने रिलेट कर दिया। अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इधर में कोई चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2 ऐसे, ये वो दे देंगे, कुछ दे दिया मैग्नीट्यूड, इसको नहीं दिया, पता नहीं है, दो चार्ज पार्टिकल है, सरफेस के ऊपर रखा हुआ, रफ सरफेस, ठीक है, ये दोनों सेम नेचर के चार्ज, ये कितना है वो दे रखा है, कुछ मेंशन कर दिया कि ये कितना है चार्ज, वो मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसका कुछ नहीं दिया है, Q2 हमें निकालना है कुछ, हाँ Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, Q2 का वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, अब ये बताओ, इतना बता दिया कि दोनों सेम नेचर का चार्ज, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा हो, पहले तो ये देखेंगे, पहले ऑब्जर्वर बनो, दो चार्ज पे लाकर रखेंगे तो ऐसे रेस्ट में रहेगा, रिपल्सन का फोर्स रहेगा, तो ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का फोर्स लगाना है,
मैंने इसको भी सिस्टम डिसाइड किया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कितना चार्ज इसके ऊपर होना चाहिए कि ये सरफेस के ऊपर नहीं करे। तो क्या क्या सोच रहे तुम? सरफेस के ऊपर मूव नहीं करे तो उसका काउंटर करने वाला फोर्स खोजना पड़ेगा कि नहीं खोजना पड़ेगा? सरफेस के ऊपर अगर मूव नहीं करे तो इस एफी का, एफी तो लग रहा है, इसको काउंटर करना कोई दूसरा फोर्स हमें ढूंढना पड़ेगा। और कौन सा फोर्स हो सकता है? ये से मूव नहीं करेगा या वो भी मूव नहीं करेगा? नहीं, वो स्टैटिक है, इसको बांध रखा है, इसको फिक्स क्लैंप कर रखा है। चलो, इसको क्लैंप कर रखा है, ये फ्री है मूव करने के लिए, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा। क्योंकि वो होता है उस पे एडवांस को एक्सर्ट करना पड़ेगा जितना कि वो। लेकिन उसके लिए तो कोई दूसरा चार्ज रखना पड़ेगा ना, चार्ज है नहीं हमारे पास। ये तो अपना फोर्स इसको पुश करने में लगा रहा है, ठीक है। इस फोर्स को मुझे काउंटर करना है। फ्रिक्शन, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अरे सरफेस के साथ है ये रखा हुआ, ठीक है। और टेंजेंशियल फोर्स, इस ये फोर्स अलोंग द सरफेस है, तो सरफेस के अलोंग जो फोर्स लगता है कांटेक्ट की वजह से वो फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो म्यू और तब या फिर म्यू को कैलकुलेट करवा सकते हैं। ये मास इसका दे दिया, तब कहेंगे बताओ म्यू कितना होना चाहिए, म्यू एमजी लिखोगे ना फ्रिक्शन को, म्यू एमजी, ठीक है। तो म्यू का कैलकुलेशन करवा सकते हैं। इसी चैप्टर को उन्होंने रिलेट कर दिया किसके साथ? फ्रिक्शन के साथ। अभी हमने देखा न्यूटन्स लॉ के साथ, सर्कुलर मोशन के साथ। इस वापस एक कोलिजन के साथ, कोलिजन वाले चैप्टर में ही इसको लेके जा सकते कि दो चार्ज पार्टिकल कोलाइड किया, कोलिजन के बाद प्लास्टिक कोलिजन हुआ, और उसके बाद कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो इस चैप्टर को रिलेट किया जा सकता है अच्छे से बाकी सारे चैप्टर के साथ, ठीक है। तो आगे जैसे हम एसी वर्मा का क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे दिखेगा ये चीज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर के ऊपर, स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैट, सबसे पहले हम लोग ये जाने इलेक्ट्रोस्टैट में हम पढ़ने क्या वाले, क्या पढ़ने वाले? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट या इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट हम उस ब्रांच को कहते हैं, फिजिक्स का वो ब्रांच है, फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक अगर तुम खोलो तो पहले वाले पेज में ये डिफिनेशन मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। लिख लो। लिखो। Electrostatic is the branch of physics which deals with force, field, potential, and potential energy due to static charge. चलो एक बार बता तुम्हें साथ में क्या क्या चीज रहेगा। इधर में डाउनलोड कर लेना ये वाला ऐप जितना जल्दी हो सके, ठीक है, यही क्लासेस का। और जो इधर में जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज में इससे आगे चल रहा है क्योंकि वो थोड़ा पहले स्टार्ट हो गया था, तो उन लोगों का जितना हो चुका वो अपलोडेड है इसके ऊपर। तो स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जब जाओगे तो तुम्हें क्लास 12 फिजिक्स वाला नोट्स देगा, ठीक है, इधर में जाकर खोल लेना। और ये स्टार्ट तुम्हें यहाँ से देना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो 1 दिख रहा है, ये नीचे से 1 2 3 ऐसे अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो पहले वाले में जाओगे तो इसमें पूरा तुम्हें रिटन फॉर्म में वो नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, प्ले स्टोर में टाइप करो तो वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें पूरा नोट्स, ताकि बोर्ड में तुम्हें दिक्कत नहीं है। रिटन फॉर्म में जो हो, जैसा ही पूछा कैसे लिखना है, मान लो पढ़ाते में आगे बढ़ गया, तुमने लिखा नहीं, बहुत लोग होते पूछते ही, ठीक है। तो जाकर के वहाँ पे पूरा कुछ इधर में लिखा हुआ है, रिटन फॉर्म में है, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास को प्रोसीड करेंगे बिल्कुल उसी तरह से, और सब कुछ मतलब बोर्ड प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तुम्हारा अच्छे से इसमें दिया हुआ है। मैं बता दूंगा इसमें कौन कौन सा पेज तुम्हारा बोर्ड के लिए है, कौन कौन सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। चलो, जो असाइनमेंट होगा वो भी अपलोड, तुम लोग का बैच अभी क्रिएट नहीं हुआ है, उस ऐप के ऊपर बैच क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा अटेंडेंस से लेकर के असाइनमेंट तक उस बैच के इसमें जाएगा, ठीक है। जो भी अगर अपलोड किया जाए उस समय नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अपलोड हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि स्टैटिक चार्ज की वजह से, स्टैटिक चार्ज की वजह से, स्टैटिक चार्ज का क्या मतलब, जो चार्ज रेस्ट में, मोशन में नहीं है। अभी जो चार्ज है वो रेस्ट में,
तो रेस्ट चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो कोई फोर्स आएगा, कोई चार्ज नहीं रखते हैं तो एक फील्ड आएगा। ठीक है, फील्ड तो होगा ही। तो फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, दो चार्ज है या एक चार्ज है तो इसमें पोटेंशियल आएगा, दूसरे होने से पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड और फोर्स, ये सब चीज हम लोग पढ़ते हैं किसकी वजह से? स्टैटिक चार्ज की वजह से। स्टैटिक चार्ज क्या क्या कर सकता है, क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आ गया, कौन सा? चार्ज आया ना, चार्ज। स्टैटिक चार्ज, कुछ स्टैटिक चार्ज का होता है चार्ज एट रेस्ट, लेकिन चार्ज क्या है? क्या है चार्ज? आपसे आया हो बचपन से, क्या है चार्ज? वैसे पूछने का पर्पस यही है कि तुम लोग क्या जानते हो, कुछ भी जैसे भी जानते हो वो बताओ, कि एटलीस्ट तुम्हारे पास इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है वो मुझे पता चलता है कि अच्छा इतना बात पता है। चार्ज क्या है? चार्ज मैंने तो सोचा नहीं था। दो टाइप का होता है, पूछूंगा कितने टाइप का तो तुरंत करूंगा, दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज है क्या? पार्टिकल है। अच्छा, चार्ज एक पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन चार्ज तो कैसे आसान मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा ऐसा ऐसा। और बताओ, चार्ज नहीं, आयुष बताना चाहोगे कुछ? चार्ज अच्छी बोला, यहाँ पे सब अपने लोग हैं ठीक है कोई हाँ, कुछ नहीं, नो आइडिया। मास क्या है? मास anything which is fast. मास मास क्या है? कोई मास होगा यहाँ पे अर्थ के ऊपर, वेट भी होगा कुछ, वेट मान लेते मास है, वेट इसका कितना होगा अर्थ के ऊपर? सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो? हम्म, पीछे वाला पे तो करा दिया कब? ठीक है, अच्छा इसका मास है कुछ यहाँ पे, और इसका कुछ भी है। ठीक है, इसको मैं मून पे लेकर जा रहा हूँ, क्या इसका मास चेंज हो गया? मास नहीं, क्या इसका वेट चेंज हो गया? हाँ, पहले एमजी था, अभी mg/6 हो गया है। ठीक है, तो वेट चेंज हो रहा है लेकिन मास चेंज नहीं हुआ। तो मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो जगह को चेंज करने पे, प्लेस को चेंज करने पर ये मास चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज भी ऑब्जेक्ट का क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी, जैसे हम लोग फोर्स पढ़ने वाले हैं, तो चार्ज वो किसकी वजह से आएगा? किसकी वजह से आएगा? अगर चार्ज नहीं होगा तो कोई फोर्स, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम कह रहे हैं वो फोर्स नहीं होगा। ठीक है, वो फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट का। अब देखो वहां पे तुम्हारे, तुम लोग के पास, तुम लोग डाउनलोड कर लिया है तुम लोग ने? नहीं किया है? और आप मेरा नेट नहीं आता। हाँ, यहाँ का वाईफाई ले लो, वाईफाई यहाँ का देखो, वहाँ पे मेरे नंबर पे हो, मेरे नंबर वाला जो होगा वही 9670 वाला दिख रहा है। AIR, AIR का है, AIR नहीं, स्मॉल, AIR 14024, 14024 देखा? कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ? हो गया? पहले वाले पेज में जाना, स्टोरी मटेरियल इसी में तो है। हम्म, क्या है? ऐप के ऊपर है, ये वाला क्या है? नहीं, 5 5 जी जो है वो। AIR 14024। हाँ, स्टेटमेंट वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ पे 12th वाले सेक्शन में जाओ। हाँ, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट वाला जो PDF है वो वाला PDF। ठीक है, इसमें Day 1 Day 2 ऐसा दोनों का रखा है।
ठीक है, पहले ब्रांच ऑफ फिजिक्स वाला चीज दिख रहा होगा, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज दिखा है, चार्ज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक। ठीक है, हम लोग कह रहे हैं इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब ये चेंज नहीं होगा ऐसे, मतलब दूसरी जगह पे लेकर जाएंगे तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं दिखेगा। अब कितने टाइप का ये चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज कितने बात है डिस्कशन में, फिर जब नोट्स लिखना हो तो उधर में चार्ज कितने टाइप का होगा, चार्ज 2 टाइप का। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से चला गया है, कहीं चला गया है। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, कुछ और चाहिए होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज। सब लोग अग्री करते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज, तो मैं अग्री नहीं कर रही हूँ। सर, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। आयुष, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव, ये बात सही, बात सही। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। मान लो इधर में ये कोई सिल्क क्लॉथ है और दूसरा वाला ग्लास रॉड। ठीक है, मैंने इसको इसके साथ रब करना शुरू किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर भी चला गया। ये बताओ रब करने के पहले इसका क्या सिचुएशन था, इसके ऊपर चार्ज क्या था, 0, इसके ऊपर चार्ज क्या था, 0, Q1 Q2, दोनों का सम मतलब टोटल को एज अ सिस्टम हम लेते हैं, चार्ज इसका 0। अभी क्या हुआ, मैंने इसको ग्लास रॉड उठाया, इसके साथ रब करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर माइग्रेट कर गया है। तो इधर में पहले तो ये न्यूट्रल था, अभी डेफिशिएंसी हो चुका है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का, तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ऐसे +6। लेकिन क्यों क्यों लिखा मैंने, पहले पहले डोनेट नहीं, ठीक है, फिर अभी और भी क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, पहले इसके ऊपर जितना प्रोटॉन था इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रल था पहले, अभी यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, तो इसके ऊपर क्या हुआ, 6 प्रोटॉन ज्यादा हो गए। ठीक है, 6 प्रोटॉन का पहले इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अभी 6 इलेक्ट्रॉन इधर में चला गया, 6 प्रोटॉन इसके पास ज्यादा है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए हम यहाँ पे +6 दिखा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया इधर में। ठीक है, पहले ये न्यूट्रल था, 6 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, -60 दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे और इधर में पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे। अब सवाल ये है कि रब करने से इलेक्ट्रॉन गया, सोचो, सोचने सिखा रहा हूँ तुम्हें, सोचो रब करने से इलेक्ट्रॉन गया, बोलो, इधर उधर हो गया सामान एक साल पहले तो था, दूसरा आ गया, इधर हो गया, सक गया। हाँ, क्या है, मतलब कोई ने मुझे रब करा तो इससे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गया इसके ऊपर, दूसरा क्वेश्चन, उसको जरूरत नहीं था, इसको जरूरत बहुत ही अच्छा काम करा रहा है। उसको जरूरत नहीं था। देखो जब भी हम 2 ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं, सब ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जितना तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा उसमें सबसे कम या सबसे आसान इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से, किस एलिमेंट से सबसे इजी है इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो क्या सोच कर बताओ, ऐसे लॉजिकली सोच कर बताओ, लॉजिकली होगा तब भी कोई बात नहीं, सहल होगा मैं, ठीक है, क्या होगा लॉजिकली सोच कर बताओ, सबसे आसान इलेक्ट्रॉन निकालना किस एलिमेंट से, मतलब हल्का सा एनर्जी दिया निकल गया था। हाँ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अच्छा, और सोडियम, 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 अच्छा, थोड़ा और सोचो, तुम सही आंसर दे दो, ठीक है, थोड़ा और सोचो, एकदम परफेक्ट, जितना नीचे जाएगा और ग्रुप में जितना नीचे जाएगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान, लेकिन सबसे नीचे अगर जाएगा, आप देखो यहाँ पे केमिस्ट्री है ना, कुछ ना कुछ अपना रूप दिखाएगा, जैसे नीचे गया फ्रांसियम मिला, फ्रांसियम रेडियो एक्जिस्टेंस ही नहीं उसका, उसको छोड़ दो, उसके ऊपर कौन सा है, सीजियम, सीजियम का सबसे आसान होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, सीजियम। तो अगर तुम टेबल बना, टेबल में जाकर देखोगे किसका सबसे कम है, वो तुम्हें सीजियम दिखेगा, ठीक है, तो सीजियम।
तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था। क्यों? अब बताओ, आयुष ने बताया, उसको आंसर पता है, बताओ क्यों? क्योंकि जितना नीचे हम जाएंगे उतना उसका शेल बड़ा होता जाएगा, आउटर मोस्ट से इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो फोर्स उसके ऊपर कम लगेगा, तो उसको निकालना आसान, राइट। तो दो ऑब्जेक्ट जो हम लेकर के आए हैं, इसमें से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा कंपैरेटिवली जिसको इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा। तुमने रब करना शुरू किया, ठीक है, रब करना शुरू किया, क्या हुआ? यहाँ से फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी डेवलप, उस एनर्जी को लेकर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया, ठीक है, उस एनर्जी को लेकर के। नेशनल एनर्जी पढ़ा है ना, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, वो एनर्जी कहाँ से मिला? वो एनर्जी कहाँ से मिला? हाँ, हीट एनर्जी कहाँ से आया? रबिंग ने क्या किया? मैंने एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क डन किया, मेरा वर्क डन क्या वहां, मैंने जो वर्क डन किया यहाँ पे, ठीक है, उसने फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट किया, उस हीट को लेकर के वो इलेक्ट्रॉन बाहर गया, ठीक है, तो उस हीट को लेकर के वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ठीक है। तो ये कैसे माइग्रेशन होता है, ये जस्ट क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कैसे होता है, समझ में आया, ठीक है। चलो, इससे आप प्लास्टिक रॉड कर देता तो इससे, अच्छा उल्टा बोल गया मैं, जान, कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस, ये था पॉजिटिव, ग्लास रॉड के केस में ग्लास रॉड देगा पॉजिटिव, प्लास्टिक रॉड के केस में उल्टा होगा, ये सिल्क क्लॉथ दे देगा प्लास्टिक रॉड, ठीक है। यानी दो ग्लास रॉड को जो यहाँ पे मेरे पास सिल्क क्लॉथ है और ग्लास रॉड है, ठीक है, रब किया, दो ग्लास रॉड, तो दोनों के बीच में, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दोनों ग्लास रॉड को अगर नजदीक में लाएंगे तब क्या होगा, क्या दिखेगा? रिपल्सन, दोनों के बीच में रिपल्सन दिखेगा, ठीक है, दोनों के बीच में रिपल्सन दिखेगा। अभी हम लोग जो डिस्कस करें इसके अंदर चार्ज का प्रॉपर्टीज छुपा हुआ है, अभी मैं आऊंगा जब, तो इसी चीज को वापस से लिस्ट में 1 2 3 करके कैसे लिखे, ठीक है, दोनों के बीच में रिपल्सन। उसके बाद प्लास्टिक रॉड को रब करेंगे तब क्या होगा? प्लास्टिक रॉड देगा क्या इलेक्ट्रॉन? देगा नहीं, इंसुलेटर है और जल्दी आसानी से देगा नहीं, तो ये अपना दे देगा, ठीक है। उस केस में जो सेल क्लॉक होगा वो ऐसे इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो इसके ऊपर +60 हो जाएगा, और प्लास्टिक रॉड के केस में इसके ऊपर माइनस है, ठीक है। अब बताओ इन दोनों रॉड को अगर नजदीक लेकर जाएंगे क्या दिखेगा? अट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर अपोजिट चार्ज है। ये वाला ऊपर वाला वो 60 का मीटर दे रहा है, तो वो -60 कैसे होगा? कहाँ पे? वो ऊपर वाला 60 नहीं, वो एरो भी बदलना पड़ेगा ना, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। प्लास्टिक रॉड है, ये सिल्क है और ये ग्लास रॉड, ठीक है, और इधर में दूसरी बार मैंने प्लास्टिक रॉड लिया और फिर सिल्क रॉड लिया, तो उस केस में उल्टा होगा। तो मेरा ये यहाँ पे दो डिफरेंट एग्जांपल लेने का पर्पस ये था कि तुम्हारे दिमाग में ये ना पड़ जाए कि हमेशा सिल्क देता है, नहीं, वो लेता भी है, दैट डिपेंड्स। इसलिए मैंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट को जब नजदीक में लेकर के आ रहे हैं, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कंप्लीटली कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन नहीं देगा। जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से इतना समझ में आया कि, अच्छा एक चीज और बताना अभी, मुझे उम्मीद है कि वैरायटी का आंसर माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू भरना है बीच में, ठीक है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है? +60 वाला -60 बाकी लोग दोनों इक्वल है, और कोई? यहाँ पे मैथ्स नहीं देखना, फिजिक्स देखना है, ठीक है। प्लस और माइनस का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन आया है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं देखना कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे? ये नेचर को बताने के लिए है, किसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है। इलेक्ट्रॉन के नेचर को बताने के लिए +60 -60 आया, इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ऐसे मत कर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आएगा अक्सर कि जो फोर्सेज हम कैलकुलेट करें वहां पे कब मैग्नीट्यूड देना है कब साइन देना है। निगेटिव साइन का क्या मतलब होता है? अगर हम फोर्स कैलकुलेट कर भी रहे हैं और आगे में अगर तुमने इन दोनों का चार्ज लिया Q1 Q2 लिया, नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस? नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बताता है कि फोर्सेज अट्रैक्टिव नेचर के, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया यहाँ पे, माइनस माइनस,
इन दोनों के बीच में अगर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये बताना है। फोर्सेस जो होगा अभी हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स में, फोर्स अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। तो ये भी नेगेटिव मल्टीप्लाई किया क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। लेकिन एक अगर पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो क्या, उस केस में क्या आता है, नेगेटिव। तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, अभी जितने मैग्नीट्यूड से खींच रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड से पहले रिपेल कर रहा है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम। तो पॉजिटिव और नेगेटिव माइनस ये नहीं कि एक बड़ा है छोटा है, ऐसा कुछ नहीं। नेगेटिव साइन अगर फोर्सेस के अंदर आता है तो सिर्फ उसका एक ही मतलब होता है कि फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर के, जैसे ग्रेविटी के कैसे वो क्या लिखते थे, माइनस G m/r²। माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है कि फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर के, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज नहीं बताना है कि ये बड़ा है ये छोटा है, ये दोनों इक्वली है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वली है, ठीक है। ये नेचर को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए आया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कुछ चीज हम लोगों ने पढ़ा अभी, कुछ बेसिस पे कुछ चार्ज का प्रॉपर्टीज दिखा। क्या क्या दिखा चार्ज का प्रॉपर्टी, अच्छा ठीक है, कि सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये चार्ज का प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एक एक करके बोलो जो भी देखा है, ठीक है। और क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चलो ये भी ठीक है। कैसा है, स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर सिंपल एडिशन होता है विद साइन, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो स्केलर क्वांटिटी है, एडिटिव नेचर का है, मतलब अगर कहीं पे +5e है और -2e है, ठीक है, -2e आ गया कहीं से, तो नेट चार्ज का हम क्या लिखेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। स्केलर है इसलिए एडिशन कर रहे हैं। चलो स्केलर और वेक्टर से एक चीज और क्लियर हुआ, इस चीज मुझे याद आ गया, ये कोई करंट है 5 एम्पियर का करंट, ठीक है, और ये ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट ऐसे इस डायरेक्शन में रखा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, कैसा क्वांटिटी है ये, वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर का क्या है डिफिनेशन, मतलब मैग्नेटिक के साथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। और आयुष उत्साह, हाँ अच्छा चल गया है, वेक्टर एडिशन। मैं पूछ रहा हूँ कि वेक्टर है क्या, वेक्टर, हाँ तो इसके बाद दोनों वेक्टर है, वेक्टर है नहीं, नहीं क्यों, ये क्वेश्चन सही है, क्यों बताओ, उत्साह बताओ, सही आंसर दिया। वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, क्या तुम जब इसको ऐसे डिवाइड करोगे, दो ब्रांच जब लेकर के जाओगे करंट में से, यहाँ पे 2 एम्पियर का गया तो इधर में कितना एम्पियर लेकर के आओगे, 3 एम्पियर का, ऐसे ही करते हो ना। अगर कहीं यहाँ तक गया है, इस जंक्शन पे आया, जंक्शन से 2 एम्पियर का करंट किसी बल्ब को मिल गया, तो बचा हुआ करंट दूसरे को मिलेगा, यही करते हो। अगर यही ऐसा होता तो अभी 2 एम्पियर का करंट उधर गया है, इधर में कितना जाएगा, 3 एम्पियर। क्या इससे फर्क पड़ा कि इसका एंगल 60 डिग्री है कि 90 डिग्री है, ओरिएंटेशन के ऊपर इफेक्टेड नहीं है, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। डायरेक्शन में था वो, लेकिन एक्चुअल में जब इसका हम एडिशन करते हैं, ठीक है, तो ऐसे वर्मा का जो फर्स्ट बुक पढ़ोगे उसमें एक स्टेटमेंट है, वेक्टर वाले में क्वेश्चन है कि दो फोर्सेस वेक्टर है इसलिए वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हैं इसलिए वेक्टर है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यस राइट, जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा, जिसका एडिशन सिंपल नहीं होगा, ट्रायंगुलर लॉ से होगा या पैरेललोग्राम से होगा, वो वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ उसके पास था, मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था, लेकिन एक चीज उसने फॉलो नहीं किया, कौन सा चीज, इसने पैरेललोग्राम लॉ को या फिर ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं किया, इसका एडिशन सिंपल अलजेब्रिक एडिशन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, स्केलर है, ठीक है। तो चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए सिंपल एडिटिव नेचर का होगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी तुमने देखा, आप तुम खोल सकते हो नोट्स, ठीक है, नोट्स खोलो, उसमें प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। साथ में तुम क्या लिखोगे, सो इट इज एडिटिव इन नेचर, ऐड करना है लिख लो, ठीक है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, हाँ एडिटिव नेचर का,
चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, it is additive in nature, so it is additive in nature, ऐड कर देना इसको। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, क्या है दूसरा प्रॉपर्टी, ट्रांसफर चार्ज ट्रांसफरेबल है। ठीक है, अब मैं रुकूंगा इसके ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज ट्रांसफरेबल है। ठीक है, अब बताना मुझे, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है जिसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये कोई दूसरा कंडक्टर है जो न्यूट्रल था पहले से। ठीक है, पहले ऐसा सिचुएशन था, अभी क्या किया, मैंने इसको ले जाकर के इसको टच करा दिया। अभी मैंने इसको ले जाकर के टच करा दिया। अब बताओ क्या होने वाला है, टच कराने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, टच करा दिया। वो भी कंडक्टर है, कंडक्टर, ये भी कंडक्टिंग स्फीयर है, ये भी कंडक्टर था, जाकर के इसको टच करा, पहले अलग अलग था, ये न्यूट्रल था पहले, अभी जाकर के इसको टच करा दिया, क्या होगा। मेरा ये पूछना है कि वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, स्फीयर, हाँ नेगेटिव, स्फीयर, स्फीयर जो न्यूट्रल था अभी पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव, उसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस मेथड को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें सेम नेचर के चार्ज आते हैं, यानी कि अगर हमने इसको टच कराया तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव, इसमें से कुछ कम हो जाएगा और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। कि वो जो कंडक्टर है उसमें तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आ जाएगा, किधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बहुत सही सोच रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो उसके ऊपर आऊंगा मैं, बिल्कुल सही थिंकिंग। ठीक है, होता क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये होता है उसके बाद कि पॉजिटिवली चार्ज क्यों हुआ, पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में, और प्रोटॉन कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से कोई चीज निकाल के ले जाना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन में सेम नेचर के चार्ज आते हैं। कहाँ से आया सेम नेचर का, एक्चुअल में क्या हुआ कि इसको, इसके ऊपर जो चार्ज था उसको न्यूट्रल करने के लिए जो उसने कहा कि एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, अगर इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से तो इसके पास डिफिशिएंसी हुआ कि नहीं हुआ, इस वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, सही आंसर, पॉजिटिवली चार्ज हुआ, लेकिन किस वजह से, तो इलेक्ट्रॉन, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होना अगर कहीं पे कहा जा रहा है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का उल्टा फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन का कराएंगे। वो तो नेगेटिव चार्ज है, कौन सा, रॉड नहीं, रॉड के ऊपर कुछ नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं, इसको खा गया वो, इसको खा गया वो, इसको खा गया, रॉड के ऊपर चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों पॉजिटिव नेचर कहीं चार्ज रहे, हाँ, क्योंकि अभी आने वाला है, अभी इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आने, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज जो होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में जाएगा, जैसे यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन गया होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल में ही इसके ऊपर चार्ज आएगा। ठीक है, और चार्ज पूरे सिस्टम का, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, का क्या मतलब, ये सब मैं पूछूंगा, एक एक लाइन वहां पे लिखा है लेकिन डिस्कशन जरूरी है, चार्ज इज कंजर्व्ड का क्या मतलब, देखो वहां पे नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी में देखो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, रुको, ऐसा आएगा, इसलिए अगर मैंने पूछा कि मतलब किसका मास हो गया तो क्या कहोगे, किसका मास इंक्रीज हो गया, नहीं मान के चले कि मास है, मास है, किसका स्लाइटली अगर इंक्रीज हुआ तो किसका इंक्रीज हुआ, उसका इंक्रीज होगा, किसका, रॉड का भी, इसका, यहाँ से तो चला गया तो मास स्लाइटली जो भी नेग्लिजिबल जो भी डिक्रीज होगा इसका। ठीक है, यानी कि मास के बिना चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन चार्ज के बिना, नेट चार्ज के बिना मास का एग्जिस्टेंस है। हम बोलो चला गया तो यहाँ से चला गया ना तो इसका तो डिक्रीज कर गया मास, हाँ वही, और इसका बढ़ गया, इसका स्लाइटली बढ़ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा क्या, कि मास, चार्ज के बिना मास एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन मास के बिना
चार्ज एग्जिस्टिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर होगा कहीं पे गया होगा तभी चार्ज आया होगा या कहीं से चला गया होगा, ठीक है। तो मास के बिना चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए लिखा है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। क्लियर हुआ ये लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब रुकूंगा मैं इसके ऊपर वापस। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज का, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का? ये तो फैंसी वर्ड लिखा हुआ बुक के अंदर, मैंने भी लिख दिया था, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? बहुत अच्छा। चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड का होने का मतलब है चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कहीं से गया तो पॉजिटिव चार्ज हुआ प्लस एन, कहीं पे आया तो माइनस एन। लेकिन जब भी जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा, 1.5 जाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन नहीं। तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्टेड, इसका मतलब लिखेंगे हम लोग ये डैश दे करके या एरो दे करके, चार्ज दैट इज चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, अच्छा लिखो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है देखना। पहला जो न्यूमेरिकल तुम्हें फेस करना पड़ेगा वो यहीं से फेस करना पड़ेगा, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के पहला जो क्वेश्चन है वो है इंडक्शन के ऊपर बेस्ड आते हैं हम लोग इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन मिलेगा वो इसके ऊपर मिलेगा। नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम लोग को मालूम है कितना होता है? 10⁻⁹, ठीक है। मैंने ये पूछा कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है 8 इंटू -8 इंटू 10⁻⁻20? एग्जैक्टली, बहुत सही समझा आपने। ये इससे क्वेश्चन आता है। तो अगर मैंने Q इक्वल टू नहीं कर दिया इधर, इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो, ये 1.6 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻1। बताओ 5 इंटू 10 0.5, n का वैल्यू 0.5 पॉसिबल है क्या? कितना चार्ज पॉसिबल है? लेकिन यहीं पे अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया होता, इसको अगर मैंने ऐसे चेंज किया होता, यहाँ पे अगर मैंने तुमसे पूछा क्या ये चार्ज पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, हमें क्या करना है, सीधा इसे डिवाइड करना है 10⁻90, ठीक है। ये कैंसिल हो गया कितने बार में? 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स। और ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, ठीक है। तो कितना आ चुका है ये? 5 इंटू 10 50, n क्या आ गया? इंटीजर आ गया। तो ये पॉसिबल, ठीक है। लेकिन इसके पहले वाला 0.5 वाला था जो कि इंटीजर नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। तो जहां पे भी ऐसा क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द चार्ज इज पॉसिबल, तो वहां पे सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि n इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है क्वेश्चन, 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कहीं से निकल रहा है, पर सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है बाहर, ठीक है। तुम्हें यह बताना है कि 1 कूलम का चार्ज इकट्ठा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा? हाँ टाइम। 1 कूलम का चार्ज इकट्ठा करने के लिए, इसका पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो 1 कूलम चार्ज जब इकट्ठा हो जाए तो कितना टाइम लगेगा? 1 कूलम चार्ज अभी पता चलेगा तुम्हें 1 कूलम दिख रहा है छोटा सा, लेकिन ये कितना बड़ा है, 200 साल लगेगा इसको निकलने, इसको पर सेकंड का 10.9 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 200 इयर्स लगेगा 1 कूलम चार्ज इकट्ठा करने में। कोई बचेगा ही नहीं, जो ऑब्जर्वेशन शुरू करें बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पे पहले हम 1 कूलम के अंदर कितना चार्ज है ये निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 कूलम के अंदर चार्ज कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन, निकालो। Q इक्वल टू N, ये क्या वैल्यू पता है तुम्हें?
डिवाइड कर दो, ऊपर चला गया 10.19 आ चुके हैं बाई 1.6, इसको हमने 10 इंटू 10⁻18 कर दिया बाई 1.6, ठीक है। डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 6.25 अप्रोक्सीमेट इंटू 10⁻18, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड में, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकंड, तो इतना इलेक्ट्रॉन निकलने में कितना टाइम लगेगा, कितने सेकंड लगेंगे निकाल सकते हैं, चलो निकालते हैं। सो टाइम पर सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 6.25 into 10⁻18 डिवाइड बाय 10⁻9, कैंसिल करो, बहुत बड़ा है सेकंड। अब क्या करेंगे इसको, सेकंड से मिनट में, मिनट से आवर में, आवर से डे में, डे से ईयर में, 198 ईयर्स, ठीक है। 198 ईयर्स ये लिख लेना, ठीक है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल का, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2 फर्स्ट क्या है हम लोग आएंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड का साथ में करना है इसलिए एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस करता चलूंगा, इंडेक्स क्वेश्चन से लेकर के आगे जो क्वेश्चन है वो, ठीक है। और उसके बाद हाँ हाँ कर लो। तो एक एनसीईआरटी का बुक है क्या तुम्हारे पास, नहीं हाँ नहीं, अभी अभी है, ऐप में तो होता है इतना, हाँ ठीक है। थोड़ा देर तक होगा, बता दो, बता बोल दिया थे पेरेंट्स को, बता देना थोड़ा लेट तक होगा क्लास। ठीक है, ये है एग्जांपल नंबर 1.2, ठीक है। इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ वन ग्राम ऑन द अदर बॉडी। तो आंसर है 198 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो थोड़ा केमिस्ट्री से मैच करता हुआ, ठीक है, क्वेश्चन है ये एग्जांपल नंबर 3 है एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जांपल, अगर कुछ छूट गया हो तो बताना, मैं पीछे कर दूंगा। एनसीईआरटी एग्जांपल 3 क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक कप ऑफ वाटर में, एक कप ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने नेगेटिव चार्ज निकालना है। एससी वर्मा में जो क्वेश्चन है वो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 10 में दिखेगा, 100 ग्राम वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स, देखो हाँ वो सब कुछ करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा सोचो, अब 1 कप ऑफ वाटर में उन्होंने मान लिया कि 250 ml होता है, उसे दिया नहीं था डेटा, लेकिन जब सोल्यूशन का देखोगे तो 150 ये 1 कप ऑफ वाटर में 250 ml दैट इज 250 ग्राम, ठीक है। तो वाटर का किसमें, एससी वर्मा में 250 इंटू, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 250/18 नंबर ऑफ मोल्स आ गया, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, 10, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन के अंदर 8, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इंटू 10 ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कितना, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन था तुम्हारा, ठीक है। चलो इस बेसिस पे जो एससी वर्मा का क्वेश्चन हो जाएगा वो लिख दे रहा हूँ, एससी का 9 और 10, 9 एंड 10 लिख लेना, देख लो अभी बुक है देख लो, ठीक है, घर पे कर लेना, देख लो अभी क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100 ग्राम वाटर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, फिर हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड टुगेदर, सारा नेगेटिव चार्ज एक साथ आ गया और सारा पॉजिटिव चार्ज एक साथ आ गया, दोनों को किसी सेपरेशन पे रखा है, तो फिर पूछा दोनों किसमें फोर्स कितना है। आएंगे इसके ऊपर हम, फोर्स जब कूलम्ब्स लॉ में आएंगे था, हाँ कौन सा 9 10 वाले के लिए हम लोग आएंगे, 10 वाले में हमें कुछ नहीं करना है,
सारा पॉजिटिव चार्ज को एक साथ रख दिया, ठीक है, सारा नेगेटिव चार्ज को एक साथ रख दिया, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो उतना ही ना जो तुमने कैलकुलेट किया होगा। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर, ठीक है। अब जो फोर्स लगता है यहाँ पे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोगों ने पढ़ा है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को कंबाइन करके हम लिखते हैं ऐसा F g m1 m2 r², राइट। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं करना चाह रहा था, अभी हम लोगों ने किया नहीं ये चीज। F भी कूलम्ब प्लस के बाद आएगा, F प्रोपोर्शनल टू q1 q2 F प्रोपोर्शनल टू r²। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा k q1 q2/r। और इस k की जो वैल्यू है वो है 9 × 10.9, मालूम है तुम लोग को। और इसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी है? एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, ठीक है। ये खैर इसके ऊपर हम लोग आएंगे, इसलिए मैंने अभी नहीं कहा इसको करने के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला में लगाना है, दोनों की जगह पे क्यू क्यू पुट करेंगे, दोनों के बीच का सेपरेशन 0.1 का स्क्वायर करना है, काम खत्म, ठीक है। आएंगे इसके ऊपर हम लोग। हाँ, कैसे निकालोगे कितना चार्ज है? वो तो पहले वाले क्वेश्चन को ही कंटिन्यूएशन में कर दिया। एक ही इलेक्ट्रॉन तो नहीं, 100 ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने कि 100 ग्राम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन उसको सबको तुमने लंप कर दिया एक साथ, लंप टुगेदर, तो एक नेगेटिव चार्ज बन के बड़ा सा, और जितना पॉजिटिव चार्ज उस सबको एक साथ कर दिया, और तो दोनों ये Q1 Q2 ऐसा बन गया, ठीक है। दोनों के बीच का फोर्स था, ठीक है। वो सिंपल सा क्वेश्चन। आएंगे इसके ऊपर। हम लोगों ने देख लिया, अभी अभी प्रॉपर्टीज के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं कराते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम किस प्रॉपर्टी में थे कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है, चार्जेस क्वांटाइज्ड। समझ में आया इसका मतलब? दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक वो निकलवाएंगे वो कॉन्सेप्ट यूज करके, और एक हो सकता है कि पूछेंगे कि कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वाला प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड, इसको ठीक करके लिखना है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। पूरे सिस्टम का, पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो होता है वो कंजर्व। आप समझना इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने एक सिल्क क्लॉथ लिया था और एक ग्लास रॉड लिया था, याद है? ठीक है, इस ग्लास रॉड के ऊपर कितना चार्ज आया था, याद करो। प्लस माइनस ये ग्लास रॉड ने दिया था, प्लस आया था, ठीक है, इसने दिया था, ठीक है। और इसके ऊपर आता है इसके ऊपर आता है माइनस, उतना ही, ठीक है। इसके ऊपर आता है माइनस। पहले से क्या था? इसके ऊपर चार्ज 0, इसके ऊपर चार्ज क्या था? 0। पूरे सिस्टम का चार्ज क्या था? 0। अभी अगर इस पूरे को अगर सिस्टम हम लेते हैं, चार्ज कितना है? नेट चार्ज 0। तो पूरे सिस्टम का जो चार्ज होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या होता है? कंजर्व होता है। चार्ज इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है। चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। चार्ज में पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। क्लियर हुआ कि टोटल सिस्टम का चार्ज अगर हम ऐड करेंगे तो जितना पहले था उतना ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? चार्जेस इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब क्या है? इसको और एक्सप्लोर करें। वेरी नहीं करेगा। कब वेरी नहीं करेगा? तो इसको ज्यादा अच्छी तरह से लिखना है। चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक, मतलब रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर नहीं लगता है, याद करो। मैं लिखा देता हूँ, एम को हम ऐसे लिखते हैं, एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बताइए क्या है? बताइए क्या है? ये कहाँ से आया रिजल्ट? रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट वहां से, जो आइंस्टाइन ने दिया था तो बहुत मजाक उड़ाया गया था, पता है ना? उनको बताया दिया कि साइकिल से चले थे, बहुत कार्टून जो बना था, बहुत पतले दुबले हैं, मोटरसाइकिल पे और थोड़ा हेल्दी हो गए, और प्लेन में जा रहे थे एकदम मोटा तगड़ा बना दिया, ठीक है। लोगों को समझ में नहीं आया उस समय, लेकिन उसी पे जब एटॉमिक बम बना तब पता चला कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तुम खुद सोच कर देखो, उनका ये कहना था कि अगर हम किसी चीज को लाइट के स्पीड से फेंक देंगे तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा,
ये कहना था, सोच कर देखो यहाँ से, अगर v का वैल्यू c के इक्वल हो गया, लाइट के स्पीड के इक्वल हो गया, तो ये c स्क्वायर c स्क्वायर क्या हो गया, ये पूरा चीज जीरो, डिनोमिनेटर जीरो, डिनोमिनेटर जीरो का मास क्या हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये मास के ऊपर लगता है, मास के ऊपर रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगता है, चार्ज के ऊपर नहीं लगता। ठीक है, इसलिए चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज के ऊपर रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, दैट इज चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक। ऐसे लिखना होगा तो लिख सकते हैं, चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक। मतलब इसके ऊपर रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, मींस ये एप्लीकेबल है चार्ज के ऊपर, q इक्वल टू q नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एप्लीकेबल नहीं। ठीक है यहाँ तक, ठीक है, तो चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक। उसके बाद चार्ज का एक और प्रॉपर्टी, जो स्टैटिक चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज यानी कि जो रेस्ट में, वो स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो चार्ज यानी कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट में v इक्वल टू 0 है, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है केस 1 हो गया, ये केस 2 लिखेंगे हम लोग, जो चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज को हमने फेंक दिया से v इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस केस में क्या होगा, ये प्रोड्यूस क्या करेगा, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड EF प्लस मैग्नेटिक फील्ड MF। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या था, EF इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड है, केस 2 था, केस 1 था, केस 3, जो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड है यानी चार्ज पार्टिकल है Q और A इक्वल टू है नॉन जीरो, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल A इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। यह था चार्ज का प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, कितने तरीके से हम चार्ज को ला सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला है एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, एक्सप्रेशन अगर एक्सप्रेशन कांस्टेंट होगा या फिर कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल एक्सप्रेशन के लिए भी वैलिड है, ये अगर कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेटेड है, सबके लिए भी। ठीक है, बोथ केस के लिए पॉसिबल है। एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता है। इसी बेसिस पे रदरफोर्ड की थ्योरी को चैलेंज किया किसने, नील्स बोर ने, याद है क्या था वो चीज, रदरफोर्ड ने क्या गलती कर दिया कि उसके एस्ट्रॉयड भी चैलेंज कर दिया उसको। ठीक है, क्या किया था, रदरफोर्ड ने ये कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट होगा जिसको न्यूक्लियस कहेंगे, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, राइट, ये कहा रदरफोर्ड ने, ये कहा ये नील्स बोर ने ये कहा कि अगर मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो करेक्ट है, उस समय तक करेक्ट था क्योंकि वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रहे थे सारे फिनोमेना। तो उनका ये कहना था कि जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो एक्सीलरेटेड है कि नहीं, एक एक्सप्रेशन तो है ना इसके पास, कौन सा, सेंटीपिटल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट कर रहा है तो सेंटीपिटल फोर्स है इसके पास, जिसकी वजह से सेंटीपिटल एक्सप्रेशन भी है। अगर ये एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करेगा, धीरे धीरे इसका रेडियस कम होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, अल्टीमेटली गिर जाना चाहिए था इसको न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, एटम एग्जिस्ट करता है। तो पहला चैलेंज यहाँ पे था। दूसरा चैलेंज क्या था, दूसरा क्या था चैलेंज, इससे से रिलेटेड, लेकिन केमिस्ट्री में कितना लोग ध्यान नहीं देते उस बात पे। ठीक है, ये डिफरेंस है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट की बात करेंगे। अगर मैं तुमसे ये पूछ दूं कि तुमने पढ़ा है रदरफोर्ड मॉडल, पढ़ा है, क्या था रदरफोर्ड मॉडल,
तो ज्यादातर पार्टिकल कहानी सुनाना शुरू कर देंगे। अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किए, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया, गोल्ड फॉइल के ऊपर ज्यादातर सीधे सीधे चला गया। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन यही था। उसके बाद कुछ वो डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ हुआ कि 90 से ज्यादा से रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ हुआ जो एकदम से रिटर्न बैक। ठीक है, तो उस बेसिस पे कंक्लूजन क्या निकला? ज्यादातर पार्ट खाली होता है, एटम का ज्यादातर पार्ट खाली होता है। उसके बाद सेंटर पे एक मास हम्म, सेंटर पे एक मास सेंटर पे इसका आप मेरा क्वेश्चन सुन लेना। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? न्यूक्लियस है। वो तो बाद में कंक्लूजन निकला क्या, एक छोटा सा पार्ट है जिसको न्यूक्लियस कहेंगे, उसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होगा। यही कहा गया था ना। हाँ, क्या डिफ्लेक्ट हो रहा था? अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो डिफ्लेक्ट हो रहा था तो पॉजिटिव चार्ज के दूर में भी होता, तभी तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता। पूरा का पूरा सेंटर में कंसंट्रेटेड क्यों होता? हाँ, यही कहा था ना कि पूरा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर है जिसको हमने न्यूक्लियस कहा। सारे चीज हो जा रहा था। अच्छा, तुम लोग से इंफॉर्मेशन लेना। बहुत वैरायटी का आंसर आता है। चलो अब सुनो, फिर मेरा क्वेश्चन ये होता, तुम लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा कि ऐसा है जेडिनस का स्क्रीन लिया था, मैं पूछता कि ऐसा ही क्यों लिया था? क्यों लिया था ऐसा? ऐसा ही क्यों लिया था जेडिनस का स्क्रीन? सीधा क्यों नहीं लिया ऐसा? सीधा क्यों नहीं लिया? ठीक है, फिर मैं पूछूंगा कि गोल्ड न्यूक्लियस ही क्यों लिया है? गोल्ड प्लेट लिया था उन्होंने, डक्टाइल होता है, खींचा जा सकता है, शीट बना सकते, नहीं ये तो है ही, ये एक रीजन है, लेकिन उसके पीछे और एक और रीजन। हाँ, नहीं, तो फिजिक्स में इसलिए पढ़ते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, वहां तो कह दिया था हम यहाँ पे मेजर करते हैं चीजों। क्या हुआ था उसको सुनिए। गोल्ड फॉइल यहाँ से लिया, ठीक है, अब ये गया कुछ, यहाँ से जाने के बाद कुछ तो सीधा सीधा चला जा रहा, ठीक है। तो अगर उन्होंने सीधा अगर प्लेट लिया होता तो ये डिफ्लेक्शन वो देख पाते क्या है? ऐसे जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये ऐसे जो डिफ्लेक्ट हो रहा है वो देख, सेंटिलेशन जो दिख रहा था वहां से पता चला कि नहीं ऐसे भी डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा, जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल फेंका गया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल फेंका गया, तो ये कैसे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये गया है उसी के ऊपर चला है दूसरा? कैसे निकाल गया है जाकर के उसने हिट नहीं किया है? ठीक है, तो उसका भी कैलकुलेशन था कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल उन्होंने दिया था वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी था काइनेटिक, तो वहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं। अब बताइए, ये डिस्टेंस में पता है, कोई चीज को ऐसे फेंकेंगे, ऐसे जाकर के हिट करेगा, हिट करके वापस कितना आना है, रिटार्डेशन भी हमें पता है, तो उतना ही टाइम उसको आने में भी लगेगा, राइट। तो एस्टिमेटेड टाइम बता सकते हैं इसका कि कितने देर बाद ये वापस आ जाएगा, मालूम नहीं, ठीक है। लेकिन उनको क्या ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने एक एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट किया कि एस्टिमेटेड टाइम इतना है, यानी कि ये इधर में अगर हम कोई रखेंगे ऐसे क्लोज करेंगे तो जो सेंटिलेशन दिखना चाहिए था एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दिखना चाहिए, लेकिन उनको दिख गया उसके पहले, जो एस्टिमेटेड टाइम था उससे पहले उनको दिख गया सेंटिलेशन, क्लासेस दिखा दिया उससे पहले। इसका मतलब क्या है, तुम ट्यूशन से निकले, तुम घर से निकले ट्यूशन के लिए, ठीक है, घर से निकले ट्यूशन के लिए, यहाँ पे आए, ठीक है, पेरेंट्स को पता है तुम्हारा एस्टिमेटेड टाइम रिटर्न होने का कब, ठीक है, तुम पहले ही चले आए, तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे क्लास किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया? ये ऐसे चला, उनके मन में पहला डाउट क्या होगा, रास्ते से भाग के तो नहीं चलाया। ठीक है, तो उनके मन में ये डाउट हुआ कि ये गया हिट किया कि ऐसे चलाया, ठीक है, ये जाकर के हिट किया वॉल को, इसमें गोल्ड फॉल को हिट किया कि रास्ते से घूम के चलाया, तो क्या लग रहा है? नहीं करा, तो पहले ही घूम के चलाया। हिट किया होता तो एस्टिमेटेड टाइम पे आता था, लेकिन वो पहले ही सिंपल दिखा रहा पहले, इसका मतलब क्लास किया नहीं, पहले भाग आया, रास्ते से घूम के चलाया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो रिपल्सन जो होगा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन है यहाँ पे, इसलिए पूरे चार्ज को इधर में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो पार्ट है मेजरमेंट वाला, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ, पूरे चार्ज गोल्ड फॉइल को आने देगा, मतलब जहाँ पे वो रिवर्स
भाड़े रखी उससे, तो वहाँ यहाँ पे ऐसा था कि ये गया और वापस से जो सिंपलेशन दिखा रहा था, जो बैक ऐसे हो रहा था, वो टाइम से पहले, सिंपल टाइम से पहले सिंपलेशन दिखा रहा था। इसका मतलब ये जाकर के पूरा ऐसे हिट नहीं किया बॉल को, ठीक है, और वो पीछे ही चला है। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी है, रुको, गोल्फ वाली क्यों लिया, ये सब चीज तो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, गोल्फ वाली क्यों लिया। अब सोच के देखो, यहाँ पे मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, और एक बार एक बॉल है मेरे पास, एक कार्डबोर्ड है, मैंने बॉल से मारा कार्डबोर्ड को, कार्डबोर्ड कहाँ गया, पीछे, रिटर्न होके आया, बॉल आया है नहीं आया वो मैटर बात का है, कार्डबोर्ड कहाँ गया। तो क्या मैं उसका टाइम एस्टिमेट कर सकता हूँ कि कितनी देर बाद बॉल मेरा रिटर्न होगा, नहीं कर सकता। ये बॉल है, मैंने यहाँ पे बॉल मारा, स्पीड मुझे पता है कि कितने स्पीड से दिया मैं, वो रिटर्न कितने देर के बाद आएगा, ले सकते हैं ना बॉल को, मुझे पता है कि वो कितने देर के बाद आने वाला, ठीक है। तो उन्होंने गोल्ड न्यूक्लियस इसलिए दिया था क्योंकि गोल्ड का जो वेट होता है वो अल्फा पार्टिकल के वेट का 50 टाइम्स। तो उनका एक प्रेडिक्शन था कि अगर ये जाएगा तो बॉल जैसा सिचुएशन उसको मिलेगा, और ये अगर हिट भी करता है तो हिट करके रिटर्न बैक होगा। तो कार्डबोर्ड को कैसे हिला देगा, हाँ, कार्डबोर्ड कैसे हिला नहीं, मैंने एग्जांपल देखी, कार्डबोर्ड अगर होता तो वो नहीं लाएगा, मैंने बॉल का एग्जांपल दिया, बॉल को मारूंगा तो क्या लेगा, कार्डबोर्ड को पीछे लेकर, अगर हल्का कोई चीज होता तो अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करती तो हो सकता है कि इधर की तरफ चला जाए, तो एस्टिमेटेड टाइम में कैलकुलेशन एरर हो सकता है, तब तो उनको पता नहीं चलता कि ये पहले भाग क्या है कि पूरा हिट करके आया है, ठीक है। तो ये सब रीजन था कि उन्होंने गोल्ड फंड, एक तो शीट बना सकते हैं वो बात सही है, लेकिन उसका जो मास होता है वो 50 टाइम्स, मतलब वेट जो होता है वो 50 टाइम्स है अल्फा पार्टिकल। तो ये श्योर था कि वॉल जैसा सिचुएशन में बना रहा होगा अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो एस्टिमेटेड टाइम जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो अगर इधर उधर नहीं खिसका तो हम एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होना चाहिए, ठीक है। चलो टाइम बता देना मुझे क्या हुआ है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद आ गए हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग, कितने तरीके से चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज को क्रिएट कर ही नहीं सकते, चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर करा सकते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, तो चार्जिंग के कितने मेथड हैं, कितने मेथड हैं चार्जिंग, हाँ, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तीन मेथड है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन फ्रिक्शन से कैसे, अभी क्या था, ग्लास रॉड और सिल्क रॉड भूल गए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसके बाद चार्जिंग बाय कंडक्शन, और उसके बाद चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। एक एक करके देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या हुआ, क्या हुआ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में, हमने एक क्लॉथ लिया, एक रॉड लिया, ऐसे रब करना शुरू किया, एक के ऊपर पॉजिटिव चल रहा है, एक के ऊपर निगेटिव चार्ज, एक्चुअल कांटेक्ट होता है। उसके बाद चार्जेस जो अपीयर होते हैं वो अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन के, तो देखो ये सब चीज क्वेश्चन में आएगा, तुम्हें क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज मत होना उधर, क्वेश्चन में क्या आएगा कि दो पिच बॉल को रब किया है, दो पिच बॉल को रब किया, उसके बाद का फिर तुम्हें सोचना है कि जिसमें क्या कि एक सिचुएशन बोलते वो उसके अंदर हिडन चीज होता है बहुत सारा, दो पिच बॉल को रब किया, रब करके छोड़ दिया, क्या होगा सिचुएशन। चलो मैं देता हूँ एक सिचुएशन, यह है एक ऐसा और एक यहाँ पे ऐसा, ठीक है, दोनों के बीच का 5 सेंटीमीटर का सेपरेशन था, दो पिच बॉल आपस में रब किया है, रब करके छोड़ दिया, फिर क्या होगा, ये सिचुएशन ऐसा ही रहेगा या फिर चेंज आने वाला है। ऑब्जर्वेशन में तुम्हारा देख रहा हूँ तो ऑब्जर्वेशन तुम्हारा कितना अच्छा है, कुछ आया होगा, कुछ आया होगा, कुछ यहाँ से क्या हो उसके ऊपर चेंज होगा, क्या चेंज होगा, इसका पोजिशन चेंज होगा, क्या होगा, चार्ज, चार्ज चेंज होगा, मतलब पहले ये न्यूट्रल था, अभी इसको रब किया है, पहले न्यूट्रल था अभी रब किया, क्या होगा सिचुएशन, और ऐसे हैंग किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद का सिचुएशन, रब करने के बाद का कैसा ये दिखेगा, वो एक पिक्चर तुम्हें बनाना है, कैसा दिखेगा, बंद कर दो क्या उसको, हम्म बताओ, 5 सेंटीमीटर है अभी, क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा। सब कुछ सेम रहेगा, ऐसा ही रहेगा, तो बना बना दो बगल में ऐसा ही डायग्राम, हाँ सब लोग अग्री कर रहे हैं इससे, सेम रहेगा, आयुष को सोच रहा है, उसने कहा कि ऐसा ही रहेगा, मैंने कॉपी कर दिया, लो
क्या है? ठीक है, ठीक है। अरे हाँ ना बोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ठीक है, कंफ्यूज है वो। ठीक है, नहीं है ठीक, नहीं है ठीक है, रब करके रख छोड़ दिया तो सही रहेगा, क्या दिक्कत? नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, कुछ तो होगा। अभी तो हमने पढ़ा कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में क्या होता है, सेम सेम अमाउंट में चार्ज जनरेट होगा लेकिन अपोजिट नेचर का। ठीक है, मान लेते हैं कुछ, चलो यहाँ पे प्लस क्यू हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस। तो क्या ऐसे रहेगा ये? तुम खुद सोचो ना, ऐसे रहेगा? नहीं, तो क्या होगा? अब वो ऐसे रहेगा। ये मैं सर सोच रहा था। हाँ, यही सोचना है, ये ऑब्जर्वेशन तो करना है, ऑब्जर्वर में पहले। एससी वर्मा का क्वेश्चन ही आगे मिलने वाला है तुम्हें। अभी मैं जो सिचुएशन दिखा रहा हूँ, इससे सारे पॉइंट्स में छिपा हुआ है वो चीज। क्या लगे, दो पीस वाला रब किया तुमने, चार्जिंग फ्रिक्शन तोता की तरफ पढ़ लिया और उसके बाद वहां पे अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो अप्लाई अगर नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ होता है। ठीक है, कि चार्जिंग फ्रिक्शन अपोजिट नेचर के चार्जेस आते हैं, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा दोनों के बीच में अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा। अब इस सिचुएशन में तुम्हें इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी मैं सिचुएशन दिखा रहा हूँ, मतलब एक पार्ट ऐसे का एक पार्ट खोल कर रख दिया मैंने यहाँ। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें सीखना है कि चार्जिंग फ्रिक्शन जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कहाँ पे आएगा। ठीक है, फिजिक्स है, अप्लाइड साइंस। ठीक है, और जिनको इंजीनियरिंग करना है वो अप्लाइड साइंस से इंजीनियरिंग, तो मेजर पोर्शन तुम्हें फिजिक्स का ही मिलेगा उधर। ठीक है, इसलिए फिजिक्स का अच्छा होना जरूरी है। चलो, चार्जिंग में फ्रिक्शन में एक चीज हमें समझ में आ गया कि एक्चुअल कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट मिलाए होंगे दोनों बॉल को, रब क्या होगा, किसी एक से दूसरे के ऊपर चार्ज ट्रांसफर हो गया होगा, लेकिन कितने अमाउंट में? इक्वल अमाउंट। तो वहां पे ये मत सोचना कि चला गया, अब सोच रहे हैं ऐसे बना दिया, फिर अब सोच रहे कि क्या लिखूं, क्यों लिखना है इसके ऊपर, इसके ऊपर भी क्यों लिखना है, प्लस क्यू माइनस। ठीक है, और उसकी वजह से ऐसा रहा होगा। फिर किसी एक सिस्टम को डिसाइड करके फ्रीवे डायग्राम बना करके फिर काम करना है। तो चार्जिंग में फ्रिक्शन में देखो, वहां पे नोट्स में क्या है, चार्जिंग में फ्रिक्शन में क्या कहा कि एक्चुअल कांटेक्ट होता है। ठीक है, if one object is rubbed with another, electrons are transferred from one body to another, equal amount of positive and negative charge are generated on two different objects. ठीक है, जनरेटेड लिखना ठीक नहीं, कि चार्ज जनरेट होता है, appears उसको कर देना है। ठीक है, appears on two different objects. उसका चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को टच करा दिया था, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को ला करके दूसरे के साथ टच करा देते हैं, तो यहाँ पे टच करा देने पर क्या होगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज है। तो ध्यान रखना ये सब चीज। ठीक है, ये एक सिचुएशन आएगा कि एक ऑब्जेक्ट को लेकर के ऐसे कर दिया, वहां पे अगर तुम ये सब चीज भूल गए तो तुम डिफरेंट वहां पे मतलब सिचुएशन बना नहीं पाओगे कि हुआ क्या यहाँ पे। ठीक है, सेम नेचर के चार्जेस, एक पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल अमाउंट में चार्जेस आएंगे, ये कोई जरूरी नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हालांकि ये आगे का कॉन्सेप्ट है कि एक रॉड था और दूसरा क्या था, स्फीयर था, ऐसे हमने कॉन्टेक्ट मिला दिया। मान लेते हैं इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पॉजिटिव चार्ज था, तो ऐसा नहीं करना है कि टच करा दिया तो 3 और 3 हो गया, ऐसा होता तभी है, होता है ऐसा कि दोनों के ऊपर हाफ हाफ चार्ज चला गया, तब जब दोनों सेम डायमेंशन का, एक स्फीयर था दूसरा स्फीयर था, एक न्यूट्रल था, एक 6 इलेक्ट्रॉन 6 + 6 था, टच करा दिया, सेम डायमेंशन, तब चार्ज को तुम डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वाले सिचुएशन में चार्जेस सेम नेचर के आएंगे, लेकिन कितना आएगा नहीं बता सकते। चार्ज तभी तक ट्रांसफर होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल, एक टर्म आ गया यहाँ पे पोटेंशियल, पोटेंशियल अभी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, पोटेंशियल का जब टर्म डिस्कस करो मैं वापस इस क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, तो जब तक पोटेंशियल दोनों का चेंज रहेगा तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, पोटेंशियल सेम हो जाने पर चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तुमने देखा एयर को फ्लो करते हुए कैसे फ्लो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, यही होता है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन। टेम्परेचर को फ्लो करते हुए देखा है, हीट को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, उसी तरह से कोई भी करंट तभी फ्लो होता है जब एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस हाई और दूसरी तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लो। ठीक है, सर कहाँ पे बोल सकते हैं कि चार्ज को जैसे कि यहाँ पे तो नहीं बता सकते। यहाँ पे हम इक्वल चार्ज दिखाएंगे, इक्वल नेचर का चार्ज दिखाएंगे, +Q1 +Q2 ऐसे दिखा देंगे बाद में, लेकिन दोनों का सम अगर दिखाना हो तो हम लिख देंगे ऐसे कि चार्ज Q1 + Q2 + 6, कोई दिक्कत नहीं, सम इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चार्जेस कितना आएगा दैट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल, पोटेंशियल कब जाके इक्वल हो रहा है, आएंगे इस क्वेश्चन पे, ये बड़ा सेक्शन है। ठीक है, पोटेंशियल वाला सेक्शन बड़ा है। अभी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि क्वेश्चन आएगा जब दो स्फीयर को लाकर के वो कांटेक्ट में लाएंगे, फिर कहेंगे तो वहां पे आइडेंटिकल सेट का ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं, तो तुम्हें चार्ज को हाफ ऑफ करके क्वेश्चन करना होता है, एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल सही है।
लेकिन हमेशा हाफ नहीं करना होता है। यहाँ पे लूप होल है, इस कंसेप्ट के अंदर एक लूप होल है जहाँ पे तुम्हें फंसा सकते हैं। IIT JEE जब क्वेश्चन पूछेंगे तो फंसा देना शुरू होता है, ठीक है। चलो, तो ये जनरेटर को क्या होगा? अपीयर्स, चार्ज अपीयर्स, मैंने कहा है वो सब ठीक करके लिखना है, ठीक है। चार्ज जनरेट नहीं होता, चार्ज neither generated neither created nor destroyed, ठीक है। चलो चार्जिंग बाय इंडक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल कॉन्टेक्ट था, कंडक्शन में था। क्या सेम नेचर के चार्ज है? तो सेम नेचर के चार्ज है, डिफरेंट नेचर के चार्ज नहीं है। फ्रिक्शन में डिफरेंट नेचर का चार्ज। अब आ जाते हैं इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन बचपन में स्कूल में क्या होगा, बहुत स्केल है, ऐसे से रब किया एयर में और फिर पेपर को उठा रहे, क्या है ना ये चार्जिंग और इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में क्या होता है? कांटेक्ट नहीं होता जिस कॉन्टेक्ट में तो नहीं होता, ठीक है। चलो, यह है एक और एक दूसरा स्फीयर, इसके साथ कांटेक्ट में आइडेंटिकल है, ठीक है। दोनों एक जैसा स्फीयर, और यहाँ पे एक रॉड, मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड। क्या होगा बताओ? अभी इसमें इंडक्शन क्या कहते हैं? चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज जो होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब निगेटिव जैसे हम इसके नजदीक में लेकर जाएंगे, सब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ पे चला जाएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसा ही होगा ना इंडक्शन। अब जो पॉजिटिव, अगर बताओ यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन चला है इधर में, तो डेफिशिएंसी हुआ कि नहीं हुआ? तो दूसरे साइड में डेफिशिएंसी यानी प्लस है। ऐसे के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ बता रहा हूँ। मैंने कहा कि दो आइडेंटिकल स्फीयर था, आपस में कांटेक्ट न्यूट्रल था, ठीक है, कोई चार्ज नहीं था। जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज को लाया इधर, एक रॉड है मेरे पास जो कि पॉजिटिव चार्ज है, उस रॉड को मैं नजदीक में लेकर के आया, क्या होगा? कंडक्टर है ना, ये तो कंडक्टर है ना दोनों, इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन, चला आया इधर, अट्रैक्शन, ठीक है, चला आया इधर। यहाँ पे डेफिशिएंसी होगा इलेक्ट्रॉन का, तो हमने दिखा दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस रॉड को हटा दो तब क्या होगा? वापस से पहले जैसा सिचुएशन, ठीक है, वापस से पहले जैसा सिचुएशन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को, इस रॉड को हटाया तो पहले तो कोई फायदा नहीं होंगे, तो अभी इसको रखते हुए ये इंसुलेटिंग हैंडल है, ठीक है, पकड़ के हटा देना है, ठीक है। दोनों को सेपरेट कर देना, ठीक है। अभी नजदीक नहीं रखा है लेकिन अलग कर दिया, और ये अभी इसके क्लोज में है, इसको हटा करके नहीं करना है, इसको रखना है, क्योंकि निगेटिव वाले चार्ज को अट्रैक्ट करा करके रखना है। निगेटिव चार्ज अभी तक, पॉजिटिव वाला चार्ज कहाँ पे होगा? पॉजिटिव वाला चार्ज कहाँ पे होगा? सोच के बताओ। पॉजिटिव बात हाँ, किसमें होगा? इधर में, इसमें स्फीयर मतलब इधर, इसके ऊपर इसके इधर, यहाँ पे भी अंदर, ऐसे। एक गंदा आंसर दे दिया। जैसे पहले तो ऐसी हाँ पहले जैसा था वैसे ही होगा, लेकिन इधर में इसके ऊपर था ना, इंसुलेटिंग हैंडल पकड़ा आपने, इसको अलग कर दिया, ये चार्ज यहाँ पे क्यों आया? ठीक है, ठीक है। इस तरफ क्यों हो गया? हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन है, ये तो मेरा क्वेश्चन है, ये सब क्यों आया? ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ये तो दूर में है, रिपल्सन भी लग रहा है लेकिन कम लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू अट्रैक्शन। ये नेगेटिव चार्ज वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसलिए अपना पोजीशन बदल के यहाँ पे आया, ठीक है। अच्छा, आप बताओ नेगेटिव वाला आ गया, यहाँ पे सब पॉजिटिव वाला आ जाएगा। किसमें? ये वाला इसके ऊपर, इसके ऊपर क्यों कह रहे हो पॉजिटिव? अच्छा चलो रुको, तो समझ गया कहाँ पे कंफ्यूजन, रुक जाओ। एक चार्ज का एक प्रॉपर्टी छूट गया हमारा, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा ये कंफ्यूजन आ गया। चार्ज का एक प्रॉपर्टी, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज कहाँ पे होगा? सरफेस पे। चार्ज कंडक्टर में कहीं भी रखोगे चार्ज, चार्ज उसके सरफेस पे जाकर रुकेगा। क्यों? क्यों? ये कंडक्टर था, ठीक है, ये कंडक्टर था, इसमें नेगेटिव चार्ज मैंने रख दिया यहाँ, ये यहाँ पे रहेगा नहीं, ये ऐसे रहेगा,
सरफेस डिपर, हाँ एग्जैक्टली। रिपल्सन को कम करने के लिए उसका प्रॉपर्टी, रिपल्सन कम कब होगा, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, सरफेस पे ही रहेगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे रिपल्सन को कम करना है, रिपल्सन को कम करना तो चार्ज अगर तूने पॉजिटिव यहाँ पे अरेंज कर दिया तब रिपल्सन कम हुआ कि यहाँ पे है तब कम, ये बताओ। चार्ज जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को लेकर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव कितने रिपल्सन है, इसलिए जितना दूर जा सकता है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इससे आगे मैं जा नहीं सकता, कंडक्टिंग सरफेस यहीं तक एंड हो रहा है। ठीक है, तो जितना दूर जा सकता था किया। अब इसको रखते हुए मैंने दोनों को सेपरेट किया है। ठीक है, इसको रखते हुए हमने इन दोनों को सेपरेट किया है। तो सेपरेट जब करेंगे तो ये चार्ज रहना चाहेगा अब इसी के ऊपर, क्यों, क्योंकि रिपल्सन इसको पुश कर रहा था। ठीक है, हाँ इसको जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे किया, जैसे दूर में किया तो इसके ऊपर जो चार्ज था वो इधर की तरफ आ गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स जो डोमिनेटिंग है, इससे ज्यादा कम डिस्टेंस पे ये। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें तो वो नेगेटिव चार्ज, इसमें वो प्लस है तो ये माइनस कहाँ पे है, तो उसमें तो पॉजिटिव चार्ज एक भी पॉजिटिव नहीं है इसमें वो वाला पॉजिटिव फर्स्ट वाले में, तो कह रहे हैं न्यूट्रल था ये फर्स्ट वाले में। हाँ न्यूट्रल था ये, ओवरऑल न्यूट्रल था, पूरा सिस्टम एज ए सिस्टम इसको देख रहे थे, पूरा न्यूट्रल था। ठीक है, पॉजिटिव रॉड करते हैं तो फिर वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव रॉड को लेकर के आए तो नेगेटिव को, हाँ पॉजिटिव उसमें नहीं है चार्ज, किसमें, वो वाले अभी देखो अभी ये पूरा एक कंडक्टर, एक सिंगल कंडक्टर की तरफ बिहेव कर रहा है। पूरा है। हाँ ये भी पूरा है नहीं, ये दोनों एक साथ था, टच किया हुआ था, तो ये एक सिंगल कंडक्टर की तरफ बिहेव कर रहा है। समझ में आ रहा है, इसके कारण हमने इसको यहाँ पे रखा, तो इसको जितना दूर जा सकता है, हमें अभी इसको सिंगल कंडक्टर समझ रहे हैं। ठीक है, और इंसुलेटिंग हैंडल पकड़ के हमने इसको अलग किया है, तो इसका चार्ज इसी के ऊपर रहेगा, लेकिन इधर की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ, दोनों के बीच में अट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब इसको और दूर में रख दो, अब इसको और दूर में रख दो, सब कुछ नेचुरल हो रहा है। ठीक है, फिजिक्स में इसलिए ज्यादा पढ़ने वालों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि सब समझ में आता है कि हाँ क्या हो रहा है। अब इसको दूर में कर दो, दूर में कर, या चलो अभी नजदीक में रखते हैं, रॉड को हटाते हैं, सिर्फ रॉड को हटाते, एक प्रोसेस करते हैं, रॉड को हटाए, रॉड को हटाए तो क्या होगा, सोच के बताना, सोच के बताना। रॉड को हटा दिया, निगेटिव वहां पे रहेगा नहीं, चला गया एकदम, यही सब चीज ध्यान में रखना। अब इसको दूर में कर दो, दूर दूर में रख दो, अब क्या होगा, अब इनके बीच नहीं, बहुत दूर में रख दिया दोनों को, अब इनके बीच में रिपल्सन डोमिनेट करेगा, तो दूर दूर में जाएगा, चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये पूरा प्रोसेस क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करना हो कर देना, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये थ्योरी है, उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। ठीक है, जो डे 2 दिख रहा है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, और एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, जिनको भी बोर्ड साथ में लेकर के चलना है, ताकि लास्ट मोमेंट में जाकर के दिक्कत ना हो। ठीक है, आज ये बैच में क्रिएट कर दूंगा, वो ऐप के ऊपर में दिखेगा, कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, और उसी के अंदर असाइनमेंट जो होगा इसका, ठीक है, इसके ऊपर। अच्छा, तो अपना नंबर मुझे दे देना जाते हुए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूँ। टेस्ट होने वाला है। आज के लिए यहीं तक है। ठीक है, एंड कर रहा हूँ।